हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। हम लोग पढ़ रहे हैं भौतिक विज्ञान कक्षा 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु। अगर व्हीटस्टोन सेतु को पढ़ने से पहले आपने अगर किरचॉफ के दोनों लॉज को नहीं पढ़े हैं, संधि का नियम आपने नहीं पढ़ा है और आपने बंद पास का नियम नहीं पढ़ा है, तो आपको व्हीटस्टोन सेतु का नियम यानी व्हीटस्टोन सेतु पढ़ने में थोड़ी सी समस्या आएगी, क्योंकि किरचॉफ के दोनों नियमों की सहायता से ही हम लोग क्या करेंगे, व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है उसको हम प्रूफ करेंगे। व्हीटस्टोन सेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपका जो एग्जाम आने वाला है 2025 उसमें पूछा जाएगा। ये 99% बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1% में हो सकता है कि ये क्वेश्चन ना आए। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है, तो सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं, सिद्धांत इसका क्या कहता है। इसका सिद्धांत क्या कहता है, सिद्धांत मतलब इसका प्रिंसिपल क्या कहता है। तो हम बेटा इसका सबसे पहले देखेंगे सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल। अब इसका प्रिंसिपल क्या कहता है। सिद्धांत को पढ़ने से पहले अगर हम इसके थोड़ा रेखा चित्र पे नजर डाल लें, इसके डायग्राम पे थोड़ा नजर डाल लें, तो चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। सबसे पहले किया क्या था व्हीटस्टोन सेतु ने, तो देखिए यहां पर इस तरीके से उन्होंने 4 प्रतिरोध लिए थे और उनको इस प्रकार जोड़ा था कि जब वो आपस में चारों के चारों प्रतिरोध जुड़े तो वो क्या कर रहे थे, एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहे थे। एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहे थे। उनको इस तरीके से जोड़ा गया कि वो एक चतुर्भुज का निर्माण कर रहे थे। ये देखिए ये चतुर्भुज है और आप लोग जानते हैं कि किसी चतुर्भुज में विकर्ण होते हैं तो नाम लिख देते हैं। इसको नाम दे दिया ए, इसको नाम दे दिया बी, और इसको नाम दे दिया सी, और इसको नाम दे दिया डी। तो ये एक चतुर्भुज बन रहा है। तो यहां पर आप चतुर्भुज में देखेंगे ये और ये आपस में बेटा क्या है, विकर्ण है। ये और ये आपस में क्या है, विकर्ण है। ये और ये आपस में क्या है, विकर्ण है। और ये आपस में क्या है, विकर्ण है। तो उन्होंने क्या किया, एक विकर्ण से, यहां पे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एक विकर्ण से उन्होंने यहां पर क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्या है, गैल्वेनोमीटर लगा दिया। क्या लगाया, गैल्वेनोमीटर लगाया। और दूसरे विकर्ण से, क्योंकि अगर यहां अंदर लगा दे तो कंजेस्टेड हो जाता है, तो इन्होंने क्या किया, बाहर कर दिया। तो दूसरे विकर्ण से इन्होंने यहां पर एक बैटरी लगा दी और साथ में यहां पर ये कुंजी के लगा दी और यहां पर इसके पास क्या लगाया, एक सेल लगा दिया, एक बैटरी लगा दी और इसको इस तरीके से जोड़ दिया। यहां पर इन्होंने जो 4 प्रतिरोध जोड़े उनको नाम दे दिया। इसको नाम दे दिया P, इसको नाम दे दिया Q, इसको नाम दे दिया R और इसको नाम दे दिया S। ठीक है, यहां पर ये देखिए, ये यहां पर इन्होंने क्या लगाया, ये सपोज करिए यहां पर कुंजी इसको मान लेते हैं K1 है और यहां पर कुंजी हम मान लेते हैं, ये क्या है बेटा, कुंजी K2 मान लेते हैं। अब यहां से इन्होंने धारा I प्रवाहित की, तो यहां से धारा I प्रवाहित की। जब धारा यहां पर पहुंची तो धारा इधर भी गई और धारा इधर भी गई। तो सपोज करिए यहां पर जो धारा इसमें जा रही थी वो धारा क्या थी, I1 थी। अब ये धारा यहां से यहां पे पहुंची तो यहां पर भी संधि है, तो धारा यहां से यहां भी गई और बेटा इस वायर में भी जाएगी क्योंकि संधि से धारा जा रही है। तो यहां पर जो गैल्वेनोमीटर में धारा आ रही थी उसको नाम इन्होंने क्या दिया, IG। I मतलब करंट है, G मतलब गैल्वेनोमीटर है। यहां पर बेटा ये जो धारा बह रही थी इसको नाम दे दिया I2। अब ये धारा आगे बढ़ी, अच्छा ये धारा देखिए यहां से गई तो इस धारा को नाम इन्होंने दे दिया I3 और ये धारा इस संधि पे आके मिली तो ये धारा बेटा क्या हुई, अब इस तरफ जाने लगी। तो ये धारा यहाँ पर जो बह रही थी उसको क्या नाम दे दिया, I4 दे दिया। तो इस तरीके से ये इनका बेटा पूरा क्या होता है, ये धारा यहाँ पे इस तरीके से मिलेगी और यहाँ से फिर से इस तरीके से कहा, सेल के पास आ जाएगी और सेल का विद्युत वाहक बल क्या है, E है। अब आगे देखिए इन्होंने अपने सिद्धांत में क्या कहा। इन्होंने कहा सेतु अगर संतुलन की अवस्था में हो, सेतु संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था का मतलब यह है कि गैल्वेनोमीटर में किसी प्रकार का कोई विक्षेप ना हो रहा हो। विक्षेप, चलो मैं इसको सुई ही बना देता हूं गैल्वेनोमीटर की तो वो ज्यादा आप समझ में आएगा। यानी ये, तो यहां पर ये G फॉर बेटा क्या है, गैल्वेनोमीटर है। ये G फॉर क्या है, गैल्वेनोमीटर है। थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं, कंजेस्टेड हो गया है। तो देखिए बेटा यहाँ पर
तो ये हमारे पास इन्होंने क्या लगाया, एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ये गैल्वेनोमीटर है जिसको गैल्वेनोमीटर को जी से लिखते हैं। अभी सेतु संतुलन की अवस्था में, सेतु संतुलन की अवस्था का मतलब है कि इसमें अभी किसी प्रकार का कोई करंट नहीं बह रहा। तो जब करंट नहीं बह रहा तो इसका मतलब सेतु क्या है, संतुलन की अवस्था में है। अब जब सेतु संतुलन की अवस्था में हो तो इन्होंने बताया कि दो संलग्न प्रतिरोधों का जो अनुपात होगा, तो दो संलग्न प्रतिरोध कौन से, एक पी और क्यू, मतलब जुड़े हुए, पी और क्यू जुड़ा हुआ है और यहाँ पर आर और एस जुड़ा हुआ है। तो उन्होंने बताया, यहाँ पर हम इनका क्या लिखेंगे बेटा, सिद्धांत में इनका हम कथन लिखेंगे, जो भी इन्होंने अपना कथन दिया। तो कथन में आप क्या लिखोगे, सेतु संतुलन की अवस्था में हो, यदि सेतु संतुलन की अवस्था में हो तो दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, तो दो संलग्न भुजाएं, एक भुजा ये है एक ये भुजा, तो इनका जो अनुपात है वो दो अन्य संलग्न भुजाओं के अनुपात के, प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा, यानी R/S। ये इन्होंने बात अपने सिद्धांत में बताई थी कि P/Q बराबर होगा R/S, ये इन्होंने बताया। यहाँ पर जो S है वो अज्ञात प्रतिरोध है। तो व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से हम क्या करते हैं, किसी भी अज्ञात तार का हम लोग प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। अब यहां पर देखिए, इसको एक बार मैं डिफिनेशन को फिर से पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। यदि सेतु संतुलन की अवस्था में हो तो दो संलग्न भुजाओं से लगे प्रतिरोधों का अनुपात दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होता है। ये आपके पास कथन, यहाँ पर हमने डायग्राम की सहायता इस कथन को देख लिया। यानी दो संलग्न भुजाएं कौन कौन सी हैं, एक ये भुजा और एक ये भुजा है। दो संलग्न भुजाओं में लगे प्रतिरोध अनुपात दो अन्य भुजाओं में लगे प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होगा, बराबर होता है। ये बात किसने बताई, व्हीटस्टोन सेतु ने अपने सिद्धांत में बताई। अब करना क्या है, अब इस सिद्धांत को हमें करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करेंगे देखिए। तो सबसे पहले आप यहां पर देखिए, अच्छा हाँ, एक सवाल और यहां पर पूछ सकते कि व्हीटस्टोन ने इसको सेतु नाम क्यों दिया, यानी संरचना जब बनाई तो इन्होंने इसका नाम सेतु क्यों दिया। तो आप इसको याद रखिएगा, इन्होंने इसके लिए इसको सेतु इसलिए कहा क्योंकि ये एक संधि तो ये है बेटा, और एक संधि क्या है, ये है। तो दो संधियों को जोड़ने का काम कौन कर रहा था, गैल्वेनोमीटर कर रहा था, इसलिए इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, सेतु नाम दे दिया। जैसे हमें पता है कि एक जो नहर होती है, तो नहर के एक इंड और दूसरे इंड को जोड़ने वाला जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुल बोलते हैं, यानी ब्रिज बोलते हैं। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेतु बोलते हैं। यानी नहर के एक इंड से दूसरे इंड को जोड़ने वाला कौन है, यानी एक साइड से दूसरी साइड को जोड़ने वाला कौन है, सेतु है। इसलिए इन्होंने इसको क्या कहा, सेतु का। अब यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, हमें लिखना होगा, यहाँ पर करेंगे कैसे ये भी समझ लीजिए। पहले हमें क्या करना है, किसके पहले नियम को लगाना है, संधि का नियम। उसके बाद हमें क्या लगाना है, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना है। यानी पहले 2 बार किरचॉफ का फर्स्ट नियम और 2 बार किरचॉफ का सेकंड नियम यहाँ पर लगेगा। ये बात आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर आप यहां से आएंगे तो बेटा ये संधि एक आपको दिख रही, संधि बी, और एक यहाँ पर यह क्या है, संधि डी है। तो जंक्शन, तो यहां पर क्या लिखोगे, बिंदु बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। अब किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है, किरचॉफ का प्रथम नियम कहता है कि किसी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा, शून्य होगा। किरचॉफ ने बात बताई, मैंने आपको पढ़ाया, आप वीडियो देख लीजिएगा। और दूसरी बात इन्होंने यहाँ पर चिन्ह परिपाटी बताई। तो चिन्ह परिपाटी में इन्होंने कहा कि जो धाराएं संधि की ओर आएंगी उनको पॉजिटिव लेना है, और जो संधि से दूर जाएंगी उनको क्या लेना है, निगेटिव लेना है। तो अब यहाँ पर देखिए, अगर ये संधि है तो यहाँ पर ये धारा इसकी तरफ जा रही, तो धारा I1 बेटा क्या हो जाएगा, धारा I1 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगी। और यहां से देखिए ये धारा इधर जा रही है, तो संधि से दूर जा रही है, संधि से बाहर निकल रही है, तो ये माइनस में क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। और ये भी देखिए बेटा, धारा क्या हो रही है, संधि से दूर जा रही है। ये देखो, ये धारा संधि की ओर जा रही है और ये संधि से दूर जा रही है, तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, माइनस का Ig, और इनका बीजगणितीय योग बेटा क्या होता है, शून्य होता है। तो ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर देखिए,
चूंकि हम जानते हैं कि जो सेतु है हमारा बेटा, सेतु क्या है, संतुलन की अवस्था में है, इसलिए Ig का मान क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो करंट बह ही नहीं रहा है, इसलिए Ig का मान जब 0 हो जाएगा तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, I1, और ये बेटा माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी I1 बराबर क्या हो जाएगा, I2। इसको मान लीजिए आप समीकरण 1। अब यहां पर आगे देखिए, हमने बिंदु बी पे काम कर लिया, अब हम बात किस पे काम करेंगे, बिंदु डी पे काम करेंगे। तो अब यहां पे लिखेंगे बिंदु डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। अब यहां पर देखिए किरचॉफ का प्रथम नियम आप लगाइए, तो ये भी संधि है, तो यहां पर देखिए ये धारा I3 संधि की ओर आ रही है, और यहां से देखिए ये धारा Ig संधि की ओर आ रही है, पर जो I4 धारा है वो संधि से बाहर जा रही है, तो I3 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस Ig भी बेटा क्या हो रही है, संधि की ओर आ रही है, इसलिए Ig भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन जो I4 है वो संधि से बाहर जा रही है, अब देखिए संधि से बाहर जा रही है, इसलिए माइनस यहां पर क्या हो जाएगा, I4 हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि सेतु क्या है बेटा, संतुलन की अवस्था में है, इसलिए Ig जो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। तो जब Ig 0 हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि I3 बराबर बेटा क्या हो जाएगा, I4 हो जाएगा। ये आप मान लीजिए समीकरण 2। तो हमने क्या किया, पहले बिंदु पे बी पर किरचॉफ का पहला नियम लगाया, फिर बिंदु डी पे किरचॉफ का पहला नियम लगाया, तो 2 बार हमने किरचॉफ का प्रथम नियम लगा लिया। अब हमको क्या करना है कि 2 बार किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना है। तो अब यहां पर देखिए, तो अब सवाल यह है कि किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या था, तो बंद पास का नियम था। तो उन्होंने बताया था कि किसी भी बंद पास में लगे हुए प्रतिरोधों और उसमें बहने वाली धाराओं के गुणनफल का जो बीजगणितीय योग होगा उस बंद पास में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होगा। अब ये बात आप देखिए, तो यहां पर बंद पास के देखिए कौन सा बंद पास बनेगा, एक बंद पास बन रहा है BCDB, तो यहां पर हम लिखेंगे बंद पास। तो बंद पास बेटा क्या है, BCDB, BCDB। बंद पास की खास बात यह होती है, इसका पहला और आखिरी लेटर बेटा क्या होता है, सेम होता है। तो क्या लिखा, बंद पास BCD में किरचॉफ के द्वितीय नियम से। अब किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, तो उन्होंने कहा था इसमें जो प्रतिरोध लगे होंगे और इसमें जो धारा बह रही होगी उनके गुणनफलों का जो बीजगणितीय योग होगा वो उस बंद पास में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो आप जरा इसमें ध्यान से देखिए कि इसमें जो बंद पास लगे हैं वो कौन कौन से लगे हैं, इसमें बंद पास में कौन कौन से प्रतिरोध लगे हैं, एक तो Q लगा है, दूसरा बेटा क्या लगा है, S लगा है। एक Q लगा है और दूसरा क्या लगा है, S लगा है। तो हम ये लिख सकते हैं कि यहां पर देखो कि धारा के विपरीत चल रहे हैं तो पॉजिटिव लेना है, जब धारा की दिशा में चलेंगे तो पॉजिटिव लेना है, तो बंद पास में हम यहां से चलेंगे बेटा, इस तरीके से जाएंगे। तो जब हम इधर जा रहे हैं तो ये हो जाएगा I2 इंटू क्यू हो जाएगा बेटा, I2 इंटू क्यू। अब यहां पर देखिए हम इधर आ गए, तो धारा तो हमारी इधर बह रही और हमें आना क्या है, विपरीत आना है, तो क्या हो जाएगा, माइनस उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा I4S, क्या हो जाएगा, I4S हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, I4S हो जाएगा। और बराबर, क्योंकि यहां पर इसमें बेटा कोई सेल नहीं लगा हुआ इसलिए विद्युत वाहक बल क्या होगा, 0 होगा। अब इसको बेटा हम यहां पर हो जाएगा I2Q बराबर, ये बेटा इधर से इधर चला जाएगा, तो ये आपका बनेगा I4S। इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई। अब आगे देखिए, अब हमारे पास बंद पास एक बेटा कौन सा और है, BDAB, क्या है, BDAB। तो क्या लिखोगे, बंद पास B D A और बेटा क्या है, B। तो बंद पास का पहला और आखिरी लेटर बेटा क्या होता है, सेम होता है। में
किरचॉफ के द्वितीय नियम से। द्वितीय नियम से तो किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाइए आप यहां पर। तो कहां से चलना स्टार्ट करेंगे? सपोज करिए आप यहीं से चलना स्टार्ट कर दीजिए। तो यहां से जब हम चलेंगे तो देखिए बेटा, हम इधर से इधर जा रहे हैं, धारा तो इधर आ रही है लेकिन हम जा इधर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? देखो यहाँ पे देख लीजिए। चलो यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, या यहीं से आइए। तो इसको पहले देख लीजिए, पॉजिटिव है तो I1 अपॉन I1 इंटू पी, I1 इंटू पी पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि धारा की दिशा में जा रहे हैं। और जब यहां से हम वापस इधर जाएंगे तो धारा तो इधर बह रही है लेकिन हमें जाना कहां है? उल्टा। इसलिए बेटा ये क्या हो जाएगा? I3 माइनस I3 इंटू, और ये बेटा हमारे पास क्या है? R। और इस बंद पास में भी बेटा किसी प्रकार का कोई सेल नहीं लगा हुआ है। तो जब कोई सेल नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब विद्युत वाहक बल क्या होगा? शून्य होगा। तो इसलिए I1 P बराबर, इधर ये माइनस में है तो हो जाएगा उधर पॉजिटिव, I3 R। तो अब ये बेटा हमारा हो गया समीकरण 4। इस तरीके से हमने क्या कर लिया। अब समीकरण 3 व 4 से हम लोग क्या देखेंगे? तो बेटा क्या लिखोगे? समीकरण 3 को 4 से भाग करने पर, तो समीकरण 3 को 4 से भाग करेंगे तो देखिए, समीकरण 4 को 3 से दे दीजिए। समीकरण 4 को 3 से भाग दीजिए। क्यों? क्योंकि फिर हमें पलटना पड़ता। तो ऐसे हमें P ऊपर मिल जाएगा बेटा और Q हमारा नीचे हो जाएगा, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो बाएं पक्ष में बाएं पक्ष में भाग दीजिए, दाएं पक्ष में दाएं पक्ष से भाग दीजिए। तो ये हो जाएगा I1 बटे I1 P अपॉन, नीचे बेटा क्या हो जाएगा? I2 Q बराबर, इधर देखिए बेटा ऊपर क्या दिया है? I3R, और यहां पर नीचे क्या हो जाएगा? I4S। अब यहां पर आप देखिए, यहां पर देखिए बेटा, आपको बताया गया है समीकरण 1 और 2 को देखिए कि I1 के बराबर क्या है? I2 है। I1 के बराबर I2 है और I3 के बराबर I4 है। तो जब बेटा I1 के बराबर I2 हो जाएगा तो I1 I2, अच्छा एक मिनट हम इसको लिख देते हैं। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से हम जब लिखेंगे तो I1 P अपॉन I2 क्या है? I2 के I1 के बराबर है, इसलिए हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा Q बराबर। यहां पर बेटा देखिएगा I3R है तो I4 किसके बराबर है? I3 के बराबर है। तो I4 की जगह पे क्या हो जाएगा? I3, और ये क्या हो जाएगा? S हो जाएगा। अब ये कट जाएगा बेटा, कट गया तो क्या आया? P अपॉन Q बराबर R अपॉन S। तो इस तरीके से हमने क्या किया? व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत था उसको हमने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। व्हीटस्टोन सेतु जो सिद्धांत है, इसका बेटा उपयोग हमेशा अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करने में किया जाता है। जैसे कि इसका एप्लीकेशन है मीटर सेतु, आपके सिलेबस में अब नहीं है। तो मीटर सेतु में अज्ञात, मीटर सेतु की एक ऐसी डिवाइस है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं? अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं, और वहां पर हम लोग क्या अप्लाई करते हैं? व्हीटस्टोन सेतु को अप्लाई करते हैं। अगर बेटा आपको वीडियो ये समझ में नहीं आया है, किरचॉफ का पहला नियम दूसरा नियम नहीं समझ में आया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहां पर किरचॉफ के फर्स्ट और सेकंड लॉ दोनों समझाएंगे। अगर आप वो समझ जाते हैं तो यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए एक बार हम इसको शॉर्टली देख लेते हैं क्या कैसे किया गया। व्हीटस्टोन सेतु ने 4 प्रतिरोध लिए और उनको इस तरीके से जोड़ा कि वो क्या कर रहे थे? एक चतुर्भुज बना रहे थे। चारों प्रतिरोधों को नाम दे दिया PQRS, और यहाँ पर एक विकर्ण से गैल्वेनोमीटर को जोड़ दिया और दूसरे विकर्ण से क्या कर दिया? एक बैटरी यानी सेल को, यहाँ पर इन्होंने एक बैटरी को जोड़ दिया। तो यहां पर जब इन्होंने धारा I प्रवाहित की तो धारा I यहां से 2 भागों में बट गई, इधर गई, तो ये I1 धारा आगे जाकर के IG और I2 में बट जाती है। यहां से जो धारा I3 निकली वो यहां पर I4 के पास जाकर के यानी C बिंदु पर मिलकर फिर कहां जाती है? सेल के पास आ जाती है। अब यहां पर हमें क्या करना था? सिद्ध करना था कि P बटे Q बराबर R बटे S होता है। तो पहले हमने क्या किया? ये संधि हमारे पास एक है और एक संधि ये है, तो जंक्शन ये है। तो यहां संधि B पर हमने किरचॉफ का पहला नियम लगाया, वहां से I1 बराबर I2 आया। संधि D पर क्या किया? किरचॉफ का पहला ही नियम लगाया लेकिन संधि D पर लगाया, तो I3 बराबर I4 हो गया। फिर हमने क्या किया? संधि
फिर बंद पास बी सी डी बी में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाया, फिर बंद पास बी डी ए बी में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाया। तो यहां पर हमें कुछ ऐसे समीकरण 4 बन गए। फिर समीकरण, क्योंकि I1 बटे I1 P अपॉन Q होना चाहिए था, इसलिए समीकरण 4 को मैंने 3 से भाग दे दिया। समीकरण 1 व 2 से आप देखिए I1 बराबर I2 है, I1 बराबर I2 है, इसलिए हमने I2 की जगह पे I1 लिख दिया। I3 किसके बराबर, I4 के बराबर है, इसलिए I4 की जगह पे I3 लिख दिया। कट गया P बटे Q बराबर R बटे S, इस तरीके से आ गया। तो बेटा आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि ये यूपी बोर्ड परीक्षा यानी 2025 में आने वाला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग किसी ना किसी सेट में आएगा जरूर। तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो नहीं समझ में आया तो आप इसको 2 से 3 बार देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप लोग बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से।